तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। कल मंडे नाइट रॉ है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, न्यूज़ एंड अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं फिन बैलर का एक बहुत बड़ा कारनामा। अगर आप सुनोगे तो शायद आप भी उनको प्रेस करोगे और एक बार फोन छोड़ के शायद उनके लिए ताली भी बजाओगे। अब क्या था ऐसा मामला, क्या हो गया ऐसा, अब आप मुझसे पूछोगे तो वेल मैं आपको यहीं बता देता हूं। तो मार्च 10 का एपिसोड था स्मैकडाउन का, जहां पे फिन बैलर को हुई थी एक इंजरी उनके हेड पे, उनके स्कल पे, जिसके बाद उनको लगवानी पड़ी थी 14 स्टिपल्स। आप स्क्रीन पे देखो पिक्चर। और मेडिकल टर्म में इसे कहा जाता है काफ टीयर इंजरी, ग्रेड 2 की इंजरी थी। और इसका रिकवरी टाइम होता है एटलीस्ट 2 महीने का या 1.5 महीने का। लेकिन 10 मार्च के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर थी रेसलमेनिया 1-2 तारीख को। तो रिकवरी का टाइम बेसिकली उनको मिला सिर्फ 20 दिन का। लेकिन इन्हीं स्टिपल्स के दौरान और रिकवरी के दौरान ही फिन बैलर उतर गए मैदान में और एज के साथ रेसलमेनिया में एक बहुत ही कमाल का मैच दिया। और ये सारी बातें फिन बैलर ने खुद बताई, साथ में उन्होंने वाइफ की अपनी एक कोट को भी मेंशन किया, जो कि मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली उनकी वाइफ ने उनसे ये कहा कि ये जो तुम्हारी इंजरी है ये सबसे बड़ा डीमन है तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस डीमन को बाहर निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा और रेसलमेनिया में जाना पड़ेगा। तो फिन बैलर ने बहुत ही एक कमाल का काम किया है डब्ल्यूडब्ल्यू की रेसलमेनिया में। फैंस को खुश करने के लिए अपनी इंजरी को भी शायद उन्होंने दाव पे लगा दिया। तो बहुत ही बढ़िया काम है ये, मैं खुद भी प्रेस करूंगा और मेरी टीम ने भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया था जब उन्होंने ये पूरी न्यूज़ सुनी। सो आप भी अपने फ़ोन में लाइक का बटन दबा दो अगर आप फिन बैलर को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और इस कारनामे को बहुत ज्यादा प्रेस करना चाहते हो। वैसे स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट तो ट्रिपल एच ने कर दी और कपल ऑफ वीक्स उन्होंने ये वर्ड का यूज किया था। बेसिकली कुछ हफ्तों में ये चीज हो जाएगी, ड्राफ्ट स्टार्ट हो जाएगा या फिर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये चाहते हो कि मैं एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊं, मतलब ड्राफ्ट होने से पहले ही मैं क्या आपको अंदाजा बता दूं कि कौन कौन ड्राफ्ट किस ब्रांड पे होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी एक वीडियो मैं बनाऊं तो बस वीडियो को लाइक कर दो, धड़ाधड़ लाइक करते जाओ और मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो बनाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं और बात करते हैं मेरे फेवरेट, सबकी फेवरेट रैंडी ऑर्टन के बारे में, और उनकी इंजरी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। और अगर मैं सीधा टॉपिक पे आऊं तो कोई खास अच्छी खबर है नहीं। वैसे रैंडी ऑर्टन ने अभी लेटेस्ट में अपनी बैक सर्जरी, लो बैक सर्जरी कराई है, जिसका रिकवरी टाइम एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 8 मंथ तक का है। बेसिकली क्या होने वाला है, जनवरी 2024 के आसपास रैंडी ऑर्टन अपनी वापसी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक न्यूज़, लेकिन थोड़ी सी अगर आपको अंदर की खबर बताऊं या फिर जो एक्सपर्ट सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग, रैंडी ऑर्टन अपना जो आखिरी मैच था वो डब्ल्यूडब्ल्यू में लड़ चुके हैं। बेसिकली कई लोग ये सोचते हैं, कई एक्सपर्ट ये सोचते हैं कि रैंडी ऑर्टन की जिस तरह की इंजरी है शायद वो अब वापस इन रिंग रिटर्न में तो कभी नहीं आ पाएंगे। और रैंडी ऑर्टन की लास्ट अपीयरेंस थी डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो था दिन स्मैकडाउन का 20 मई की 2022 की वो तारीख थी। विनर टेक ऑल मैच चल रहा था। रॉ टैग टीम चैंपियन थे हमारे मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन, और ऊसोस थे स्मैकडाउन चैंपियन, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। तो जो भी इस मैच को जीतता सिंपली वो बन जाता अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। तो फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन गए थे ऊसोस रोमन रेंस की हेल्प से, जिसके बाद ऊसोस और रोमन रेंस ने मिलकर रैंडी ऑर्टन पे अटैक कर दिया था। अटैक तो की फेप था, बेसिकली स्क्रिप्टेड था, लेकिन बेसिकली चाहिए था रैंडी ऑर्टन को ब्रेक और इसीलिए वो अटैक किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि रैंडी ऑर्टन वापस आए, अपना इन रिंग रिटर्न करें और 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बने। मैं तो ये सीरियसली चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं, एंड आई होप बिल्कुल ठीक ठाक रैंडी ऑर्टन वापस आए और अपना इन रिंग रिटर्न स्टार्ट करें। हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में फिलहाल मैं किसी भी हालत में रैंडी ऑर्टन को नहीं देखना चाहता। और अब बात करते हैं गेबल स्टीवसन के बारे में। गेबल स्टीवसन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देता हूं कि 2021 जो ओलंपिक हुआ था उसमें यूएस की तरफ से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। काफी तगड़ा भौकाल मचा हुआ था 2020 और 21 के आसपास गेबल स्टीवसन का, और इसका फायदा डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उठाया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया, जिसके बाद लिटरली इनका कोई भी यूज नहीं हुआ। और अभी लेटेस्ट में ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट हमने सुनी है। वैसे इनका भी ड्राफ्ट हुआ था मंडे नाइट रॉ पे, जब लास्ट ड्राफ्ट हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू का 2021 में अक्टूबर में, तब इनका भी ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन तब से हमने इनको मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखा। अब इस चीज को लेके गेबल स्टीवसन खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और ट्विटर पे उन्होंने डाल दिया एक ट्वीट, और यहाँ पे सिंपली उन्होंने लिखा है जस्ट वाना रेसल, यानी बेसिकली गेबल स्टीवसन रेसल करना चाहते हैं पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई मौका नहीं दे रही है। कुछ ऐसे रूमर्स थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक्चुअल में कोई प्लान ही नहीं है गेबल स्टीवसन के लिए। और सोशल मीडिया पे जब ये ट्वीट काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में काफी लोग बात करने लगे, तो गेबल स्टीवसन को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कोई प्रेशर आया होगा कि आप ये ट्वीट ऐसे ट्वीट ना करें, जिसकी वजह से शायद गेबल स्टीवसन ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और वैसे एक रीसेंट इंटरव्यू में गेबल स्टीवसन ने यह कहा था कि वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं ओलंपिक में। तो प्रायोरिटीज उनकी क्या हो सकती हैं ये भी थोड़ा बाकी है देखना।
WWE में जा सकते हैं, अभी एज काफ़ी कम है, पहले ओलंपिक वाला सारा करियर सारा मामला वो निपटा सकते हैं। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट रॉ का एपिसोड पूरी तरह से एक डिजास्टर था WWE के लिए, क्योंकि बहुत सारी रीराइटिंग हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए बिल्कुल एंडिंग मोमेंट में। कुछ चेंजेस तो ऐसे हुए थे जो मतलब शो चल रहा था, 1 घंटे से शो लगातार ऑन एयर था और उसके बाद भी किए गए थे, और उसमें से एक चेंज था सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। अब सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, सबने देखी सेथ रॉलिंस की एंट्री, जिसके बाद आता है कमर्शियल। और कमर्शियल के दौरान कुछ लोगों ने नोटिस किया कि सेथ रॉलिंस बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के लोगों से, और जैसे ही कमर्शियल वापस आता है, सेथ रॉलिंस ने बात कर ली, उसके बाद वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते वापस चले गए बिना कुछ एक शब्द बोले। और इसी वीडियो को देख के बहुत सारे एनालिस्ट ये सोचते हैं कि सेथ रॉलिंस को इनपुट दे दिए गए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास टाइम लिमिट इतनी ही थी और अब आप वापस आ जाओ। तो इस तरीके से ये पूरा सीन बना। जबकि आप वीडियो में नोटिस करोगे उनके हाथ में माइक है, वो बिल्कुल प्रिपेयर थे कि उनको कोई ना कोई प्रोमो कट करना है, लेकिन एंड टाइम पे इसे चेंज कर दिया गया और सेथ रॉलिंस वैसे ही वापस चले गए बिना कुछ बोले। तो विंस मैकमैन की इन्वॉल्वमेंट ने मंडे नाइट रॉ का एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट जो कि हो सकता था बिल्कुल खराब कर दिया। बहुत तगड़े मूड में थे सेथ रॉलिंस, अगर आप उनका बैकस्टेज सेगमेंट देखो उसी मंडे नाइट रॉ का। और हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नई अपडेट के बारे में, नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और ये पिक्चर देखो आप स्क्रीन पर, ब्रॉक लेसनर फेस ऑफ है अगेंस्ट गंथर। ये रॉयल रंबल की पिक्चर है और सबसे शायद रॉयल रंबल की आइकॉनिक पिक्चर्स में से एक होगी ये, और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम मैच हो सकता है। मेरा तो है, मैं तो पर्सनली ये बात कह सकता हूँ, मेरा ड्रीम मैच है और मैं सीरीज ऑफ मैचेस देख सकता हूँ इन दोनों सुपरस्टार के। लेकिन क्या ये बात WWE को पता है हमारे बारे में या फैंस के बारे में कि क्या हम ये मैच देखना चाहते हैं या फिर नहीं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि WWE ने पिच किया था ब्रॉक लेसनर के सामने एक आइडिया, एक अपोनेंट, और वो थे गंथर। रॉयल रंबल के आसपास की बात है ये। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको ब्रॉक लेसनर की। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे सामने आइडिया पिच किया गया था, लेकिन मैं वो कॉल नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, मेरे सामने वो प्रपोजल आया था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रपोजल मेरे पास आते हैं, ये आमतौर पे होता रहता है, लेकिन गंथर का प्रपोजल मेरे सामने जरूर आया था। और ये थी ब्रॉक लेसनर की एग्जैक्ट स्टेटमेंट गंथर को लेके। और मेरे हिसाब से WWE सिंपली ब्रॉक लेसनर का हील टर्न करना चाहती थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोडी रोड्स मेन रीजन है, मुझे लग रहा है मेन रीजन है उनका हील टर्न। WWE बीस्ट मोड ऑन करना चाहती थी और गंथर के सामने बीस्ट मोड ऑन करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, इसीलिए कोडी रोड्स को पकड़ा गया और कोडी रोड्स को रेड मार दी, मतलब खत्म कर दिया ब्रॉक लेसनर ने मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ब्रॉक लेसनर और गंथर का मैच होने वाला है। हाँ, अगर गंथर ब्रॉक लेसनर यूएस चैंपियन बन जाए तो सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच हो सकता है, वरना तो कोई भी चांस नहीं। फिलहाल 2023 में तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है। और फाइनल स्टोरी बताने से पहले आपको ब्रे वाइट की रिगार्डिंग भी थोड़ी सी न्यूज़ दे देता हूँ। WWE ने डिस्क्लोज नहीं करा है, लेकिन ब्रे वाइट को है कुछ इलनेस और वो रिकवर कर रहे हैं इन चीज़ों से, और शायद बैकलैश के बाद हमें ब्रे वाइट नजर आएंगे। और पर्सनली अब मुझसे पूछो ना, एक छोटी सी मैंने प्रेडिक्शन करी थी, अभी भी करना चाह रहा हूँ। बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड का मामला ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होने वाला है। मुझे लगता है कि ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लैशली का मामला बैकलैश तक ही जाएगा, जिसके बाद बॉबी लैशली को मिलेंगे उनके जो रियल अपोनेंट जो रेसलमेनिया में हो सकते थे, यानी कि हमारे ब्रे वाइट। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रे वाइट बाहर हैं, देखते हैं कब आते हैं। बैकलैश एक मोमेंट हो सकता है जहाँ पे ब्रे वाइट अपनी एंट्री कर सकते हैं। इवन ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लैशली के मैच के दौरान ही वो अपनी एंट्री कर सकते हैं। अगर थोड़ी तबाही वाली एंट्री करवानी है तो उसी मैच के दौरान हो सकती है। और अब बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी के बारे में, यानी कि रोमन रेंस के अपोनेंट, फ्यूचर अपोनेंट के बारे में। रेसलमेनिया 40 की बात कर रहा हूं मैं। तो सीधा आते हैं टॉपिक पे। रोमन रेंस का चल रहा था इंटरव्यू, बात है रेसलमेनिया के बाद की, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला नंबर किसका है, कौन हो सकता है रेसलमेनिया 40 में आपका अपोनेंट। और जिसका जवाब दिया रोमन रेंस ने, सेथ रॉलिंस का नाम लिया। उन्होंने डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये भी कहा सेथ रॉलिंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी और खुद को काफ़ी ऊंचा बताया, बिकॉज वो हील कैरेक्टर में रहते हैं, तो अपने कैरेक्टर को वो कहीं ना कहीं शो तो करेंगे क्योंकि प्रमोशनल इवेंट है। मगर उन्होंने सेथ रॉलिंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी और ये कहा कि सेथ रॉलिंस डिजर्व करते हैं कि वो रेसलमेनिया 40 में मेरे अपोनेंट हों। और रोमन रेंस ने इसके अलावा ये भी कहा कि सेथ रॉलिंस के साथ मेरा बहुत पुराना फ्रिक्शन रहा है, शील्ड ब्रदर हम दोनों रहे थे, जिसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, काफ़ी कुछ बदलाव आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस मेरे अपोनेंट हों क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। लास्ट लाइन उन्होंने ये बोली थी। सो क्या आप देखना चाहते हो रोमन वर्सेस सेथ? मैं तो देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया 40 इज अ गुड ऑप्शन फॉर सेथ एंड रोमन। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ये भी है ना कि रोमन रेंस के लिए WWE के पास कोई अपोनेंट बचा ही नहीं है। ले देके सब निपट चुके हैं, लिस्ट बहुत लंबी है जिनको रोमन रेंस हरा चुके हैं, जिनके साथ उनकी फ्यूड ऑलरेडी हो चुकी है। तो ले देके कुछ ही नाम हैं जो शायद रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस के अपोनेंट हो सकते हैं।
और अगर आपके माइंड में कोई अपोनेंट है सेथ रॉलिंस के अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस टॉपिक के ऊपर भी हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे। और जाते जाते आपको बता देता हूं कि मंडे नाइट रॉ पे क्या होने वाला है। एक मैच होने वाला है जजमेंट डे वर्सेस हमारी जो नई टीम बनी है लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि LWO के बीच, और रे मिस्टीरियो भी उस LWO का पार्ट है, तो मजा आएगा इसमें भी। इसके अलावा कोडी रोड्स अपने अटैक को एड्रेस करेंगे जो पिछले हफ्ते उन पे मंडे नाइट रॉ पे हुआ था जब ब्रॉक लेसनर ने उन पे कर लिया था एक टर्न। इसके अलावा मिज और मैट रिडल का भी मैच होने वाला है। मुझे लगता है, उम्मीद है ऐसी कि इसमें कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट इस मैच में जरूर होने वाली है। इसके अलावा डेमिन प्रीस्ट अपने अटैक जो उन्होंने किया था बैड बनी पे उसको भी एड्रेस करने वाले हैं। और इसके अलावा एक चैंपियनशिप मैच भी है, एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच है, लीटा एंड बेकी लिंच वर्सेस रकेल रॉड्रिगस और लिव मॉर्गन। इसके लिए मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि इंटरटेनमेंट वाला काफी काम यहाँ होने वाला है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर। और अब हम मिलेंगे कल मंडे नाइट रॉ के बाद।